हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की राज्य व्यवस्था दो तो ये मैंने कंप्लीट करवा दी है और आधुनिक राजस्थान का इतिहास भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है और राजस्थान की कला और संस्कृति वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूँ। और एक और हमने अलग सीरीज स्टार्ट कर रखी है लेब असिस्टेंट 2025 के लिए। 20 क्वेश्चन हम डेली सोल्व कर रहे हैं, उसका आंसर भी देख रहे हैं साथ में। तो आज की क्लास में हम अध्याय 7 की बात करेंगे, चैप्टर 7 के 2 या फिर टॉपिक 7 के 2, जिसका नाम है भू आकृतिक प्रक्रियाएं। ठीक है, भू आकृतिक प्रक्रिया से हम क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भू आकृतिक प्रक्रियाओं में कितने प्रकार के बल कार्य करते हैं? तो 2 प्रकार के, अंतर्जातीय बल और बहिर्जातीय बल। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में पहला कथन है, उभरी हुई आकृतियों का विकर्षण तथा बेसिन क्षेत्रों का भराव बहिर्जनिक बलों से होता है। तो सही बात है, जो उभरी हुई आकृतियां हैं या फिर उनका जो विकर्षण तथा बेसिन का जो क्षेत्रों का जो भराव होता है वो बहिर्जनिक, बाहर की तरफ होता है, यानी बहिर्जनिक प्रक्रियाओं से होता है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, भू आकृतियों का निर्माण अंतर्जातीय बलों के द्वारा होता है। तो सही बात है। ठीक है, नीचे से धक्का देती है तब भू आकृतियां बनती है। तीसरा है, धरातल पर अपरदन के माध्यम से उच्चावच का अंतर कम होना, ये तल संतुलन कहलाता है। धरातल पर जब अपरदन होता है तो उस कटाव के माध्यम से जो उच्चावच का जो अंतर रहता है, छोटे बड़े रहते हैं, वो एकदम सही हो जाते हैं, तल संतुलन हो जाता है, तो उसको तल संतुलन कहते हैं। ठीक है, ये तल संतुलन है। ठीक है, उसको तल संतुलन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रंश का प्रकार नहीं है, सम्मित भ्रंश। ठीक है, भ्रंश का प्रकार नहीं है, सम्मित, सोपान, विदारण और उत्क्रमण। तो जो सम्मित है ये भ्रंश का प्रकार नहीं है, ये वलन का प्रकार है, तो इसमें सम्मित आंसर आएगा। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया का प्रकार है ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन। ये तीनों ही सभी रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया का प्रकार है। क्या क्या है? ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और जलयोजन। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है? तो रासायनिक प्रक्रियाओं के या रासायनिक अपक्षय की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अपरदन की विधियां हैं अपघर्षण, सन्निकर्षण और जलदाब की क्रिया। ये तीनों ही अपरदन की विधियां हैं। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है, अंतर्जातीय प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, परत निरूपण अंतर्जातीय प्रक्रियाएं और आकस्मिक अंतर्जातीय प्रक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। ठीक है। आठवां क्वेश्चन है, अपरदित पदार्थ प्राय किन रूपों में प्रभावित होता है? तो अपरदित पदार्थ गुलकर, निलंबन द्वारा और लुढ़क कर ये प्रभावित होता है। ठीक है। नवा क्वेश्चन का पहला कथन है, अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्क के संकेंद्रण में सहायक होती है। तो सही बात है, अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्क के संकेंद्रण में सहायक होती है। बी है, अपक्षय की प्रक्रिया मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो सही बात है, अपक्षय के माध्यम से ही मृदा का निर्माण होता है। 10वां क्वेश्चन है, सामूहिक स्थानांतरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो 3 वर्गों में। मंद गति के सामूहिक स्थानांतरण, तीव्र गति के सामूहिक स्थानांतरण और अत्यधिक तीव्र गति के सामूहिक स्थानांतरण। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, मृदा का निर्माण किन मूल कारकों के द्वारा होता है? तो मृदा का निर्माण किन मूल कारकों के द्वारा होता है या फिर मृदा का निर्माण किन मूल कारकों के द्वारा नियंत्रण होता है? तो स्थलाकृति, जैविक पदार्थ और जलवायु मृदा पदार्थ, इनके द्वारा मृदा का निर्माण या मृदा निर्माण की मूल कारकों के द्वारा नियंत्रण होता है। तो वो कारक ये है, स्थलाकृति, जैविक पदार्थ, जलवायु और मृदा। ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, मृदा निर्माण व मृदा जनन सर्वप्रथम किस पर निर्भर करता है? तो मृदा निर्माण और मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहले अपक्षय होता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पटल विरूपण में शामिल है? तो तीक्ष्ण बलियन के माध्यम से पर्वत निर्माण, धरातल के बड़े भाग का उत्थान होना और परपट्टी प्लेट का क्षैतिज संचलन, ये तीनों ही सम्मिलित है पटल विरूपण में। ठीक है। 14वां क्वेश्चन है, मलबा अवदाब को किन श्रेणियों में शामिल किया जाता है? तो तीव्र प्रवाह वृत्त संचलन में इसको शामिल किया जाता है, तीव्र गति से ये आते हैं। 15वां क्वेश्चन है, अपसलकन गुबंद का निर्माण किस प्रकार की भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं से होता है? तो तापमान में परिवर्तन की ये है
ठीक है, तापमान में परिवर्तन के कारण। अब अपसल्कन गुबंद का निर्माण किस प्रकार की भौतिक अपक्षय प्रक्रिया से होता है? तो तापमान में परिवर्तन के कारण, ठीक है, तापमान में परिवर्तन के कारण। 16वां क्वेश्चन का पहला कथन है, 16वां क्वेश्चन का पहला कथन है अपसल्कन किस प्रकार का, यह अपसल्कन किसका परिणाम है? तो जैविक अपक्षय का प्रकार है अपसल्कन, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है जलवायु के महत्वपूर्ण घटक है तापमान और वर्षण। 18वां क्वेश्चन है रंध्र पूर्वा व घुलनशील खनिजों वाली सेलों में किस प्रकार का अपक्षय होता है? तो रासायनिक अपक्षय होता है इसमें, रंध्र पूर्वा और घुलनशील खनिजों वाली सेलों में, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, पहला कथन है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बोल के बता रहा हूँ, बहिर्जनिक प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है, सही बात है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बहिर्जनिक भू आकृतिक प्रक्रियाएं अलग अलग होती है, सही बात है। 20वां क्वेश्चन है असंगठित सेलों का मलबे के रूप में, असंगठित सेलों का मलबे के रूप में खिसक कर नीचे की ओर आना या फिर नीचे की ओर आकर चूर्ण रूप में ढेर लगना टोलस कहलाता है, ठीक है। जो असंगठित सेलों का जो मलबा होता है वो खिसक कर नीचे की ओर आकर एक चूर्ण के रूप में ढेर लग जाता है, जिसको हम टोलस कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने आज के 20 क्वेश्चन देख लिए हैं। एक बार मैं वापस इसका रिवीजन करवा दूं। आज हमने सबसे पहला क्वेश्चन देखा चैप्टर 7 से भू आकृतिक प्रक्रियाओं से, कि भू आकृतिक प्रक्रियाओं में कितने प्रकार के बल कार्य करते हैं? तो 2 प्रकार के, अंतर्जातीय और बहिर्जातीय। उभरी हुई आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन क्षेत्रों का भराव बहिर्जनिक बलों से होता है, सही बात है। दूसरा, वो आकृतियों का निर्माण अंतर्जनित बलों के द्वारा होता है, तो ये भी सही है। तीसरा क्वेश्चन देखा हमने, भ्रंश का प्रकार नहीं है, सम्मित भ्रंश, सम्मित सोपान, विदारण और उत्क्रमण। तो इसमें जो सम्मित है तो वलन का प्रकार है, तो ये राइट आंसर इसमें रहेगा। रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया का प्रकार है ऑक्सीकरण, कार्बोनेटीकरण और जलयोजन, सभी है। 5वां क्वेश्चन है, भूमिगत गुफाओं का निर्माण किस प्रकार की अपक्षय प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है? तो रासायनिक अपक्षय से। अपर्दन की विधियां हैं अपघर्षण, सन्निघर्षण और जलदाब क्रिया। अंतर्जात प्रक्रियाएं कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है, परत निरूपण या पटल निरूपण और आकस्मिक। पटल निरूपण है यहाँ पर, ठीक है, आप पटल निरूपण कर लेना। पटल निरूपण और आकस्मिक, ठीक है, 2 प्रकार की अंतर्जातीय प्रक्रियाओं के प्रकार होते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अपरदित पदार्थ प्राय किन रूपों में प्रवाहित होता है? तो गुलकर, निलंबन के द्वारा और लुढ़क कर। अगला क्वेश्चन है, अपक्षय की प्रक्रिया खनिज के अयस्क के संकेंद्रण में सहायक होती है, सही बात है। अपक्षय की प्रक्रिया मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, सही है। सामूहिक स्थानांतरण को, ये तो तीनों ही सही है, 2 ही सही है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, सामूहिक स्थानांतरण को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो 3 वर्गों में। मंद गति का सामूहिक स्थानांतरण, तीव्र गति का और अत्यधिक तीव्र गति का सामूहिक स्थानांतरण। मृदा का निर्माण किन मूल कारकों के द्वारा नियंत्रण होता है? तो स्थलाकृतिक, जैव पदार्थ, जलवायु, मृदा पदार्थ। मृदा निर्माण व मृदा जनन सर्वप्रथम किस पर निर्भर करता है? तो अपक्षय पर। निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएं पटल विरूपण में शामिल है? तो तीक्ष्ण वलयन के माध्यम से पर्वत निर्माण, धरातल के बड़े भाग का उत्तान, पर्वत परपटी का क्षैतिज संचलन, तीनों सम्मिलित है पटल विरूपण में। मलवा, ठीक है, मलवा अवदाब को किन श्रेणियों में शामिल किया जाता है? तो तीव्र प्रवाहवर्त संचलन में। अपसल्कन गुबंद का निर्माण किस प्रकार की भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं से होता है? तो तीव्र में, तो तापमान में परिवर्तन के कारण। 16वां क्वेश्चन है, अपसल्कन किसका परिणाम है? तो जैविक अपक्षय का। जलवायु के महत्वपूर्ण घटक है तापमान और वर्षण। रंध्र पूर्वा व घुलनशील खनिजों वाले सेलों में किस प्रकार का अपक्षय होता है? तो रासायनिक। 19वां क्वेश्चन है, बहिर्जनित प्रक्रिया अपनी ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती, सही है। विभिन्न जलवायु प्रदेशों में बहिर्जनित भू आकृतियां अलग अलग होती, सही है। 20वां क्वेश्चन लास्ट है, असंगठित सेलों का मलबे के रूप में खिसक कर नीचे आकर चूर्ण में ढेर लगना ये टोलस कहलाता है। तो इस प्रकार से आज के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर करें, सभी गूगल के विद्यार्थियों के पास पहुंचाएं और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।